हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी में हमने बहुत सारे टॉपिक को क्लियर किया है ना। प्लस उसके बाद से हमने बायोलॉजी क्या किया, बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ना स्टार्ट किया। कहने का ये मतलब, सबसे पहले हमने ये जाना कि बायोलॉजी का डेफिनेशन क्या होता है, फिर बायोलॉजी के पिता कौन है, बायोलॉजी किन शब्दों से मिलकर बना थी, सारी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया है। ये कहने का मतलब, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसकी बेसिक तो क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा तो नहीं कोई भी आपसे पूछने आएगा तो डायरेक्ट वो किताब उठा के लेसन 1 लेसन 2 ऐसे पूछने लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो कोई भी आएगा, सबसे पहले वो यही पूछेगा कि बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। दूसरा उसका क्वेश्चन ये रहेगा कि बायोलॉजी किन शब्दों से मिलकर बना होता है। हो सकता है तीसरा क्वेश्चन वो ये भी पूछ सकता है कि बायोलॉजी के पिता कौन। यही सारी चीज़ें बेसिक रहती है। चाहे आप कुछ भी पढ़ो, चाहे आप मैथ्स से पढ़ रहे हो, चाहे फिर इंग्लिश पढ़ रहे हो आप, चाहे फिर हिंदी पढ़ रहे हो, चाहे आप साइंस पढ़ रहे हो, सारी चीज़ों में क्या यही चीज़ें होती हैं। ओके, तो देखिए हम क्या बता रहे थे आज। सारी टॉपिक तो मैंने बहुत सारी क्लियर कर ली है। तो आज की हमारी टॉपिक क्या है आपका, बायोलॉजी में सेल यानी कोशिका किसे कहते हैं। सेल मतलब क्या होता है? कोशिका। ठीक है, कोशिका की पहले हम जानेंगे डेफिनेशन क्या है ना। तो कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, कोशिका क्या है? हमारे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अगर दूसरा डेफिनेशन बात की जाए तो कोशिका हमारे जीवन की क्या है? मौलिक इकाई है। क्या है? कोशिका हमारे जीवन की मौलिक इकाई। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कोशिका से, कि कोशिका की खोज किसने की थी। क्योंकि बायोलॉजी में देखिए, कोई भी चीज़ें आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें खोज, साइंटिस्ट वगैरह, तो ये चीज़ें नॉर्मल रहती है ना। तो सेल की बात की जाए, यानी सेल में कोशिका होता है, इसकी खोज किसने की थी। तो सेल जो होता है वो दो प्रकार से खोज हुई थी। पहला जो थी मृत कोशिका की खोज हुई थी ना। तो मृत कोशिका की खोज जो थी 1665 ईस्वी में किसने की? तो रॉबर्ट हुक जी ने की थी। किसने की थी? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। फिर उसके बाद जीवित कोशिका की जो खोज किए थे वो कौन की थी? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने की थी। किसने की थी? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने की थी ना। उसके बाद कब की थी उन्होंने? 1674 ईस्वी में किए थे। उसके बाद कोशिका के बाद ये देखिए क्या, ये कोशिका है। ये आपको क्या दिखाई? ये कोशिका है। एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, कोशिका देखिए दो प्रकार से होती है। पहला आपका प्लांट सेल के बारे में पढ़ते, दूसरा आप एनिमल सेल के बारे में पढ़ते। यानी पौधों में पाई जाने वाली कोशिकाएं कैसी होती हैं और जंतुओं में पाई जाने वाली कोशिकाएं कैसी होती हैं ना। तो जो कोशिकाएं होती हैं, देखिए कोशिका है, प्लांट सेल का आकार जो होता है हमेशा निश्चित होता है। लेकिन एनिमल सेल मैंने ऐसे बना, हम कभी चाहे तो इस टाइप से ऐसे भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों निश्चित होता है, क्यों अनिश्चित होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए प्लांट सेल में क्या होता है, आपकी कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिसकी वजह से जो प्लांट सेल का आकार जो होता है वो हमेशा कुछ इस टाइप से होता है। कहाँ बना, देखिए छोटा सा बना रहे, यहाँ पे इस टाइप से कुछ होता है ऐसे। ठीक है, इस टाइप से कुछ होता है इसका आकार ना। लेकिन जो एनिमल सेल की कोशिका भित्ति, जो एनिमल सेल में होता है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इसलिए इसका आकार क्या होता है? निश्चित नहीं होता, यानी अनिश्चित होता है। किसी भी टाइप से या फिर किसी भी आकार का हो सकता है ना। देखिए हम बनाए थे, आपको दिखाने होगा शायद, मुझे लग रहा है। तो हम कुछ इस टाइप से बना ही देते हैं ना, तो आपको दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर ये इस टाइप से। ठीक है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है दिखा होगा अब आपको ना। ठीक है, दिखा। तो देखिए ये क्या है, प्लांट सेल का आकार इस टाइप से होता है हमेशा, और एनिमल सेल का आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है ना, किसी भी टाइप से वो हो सकता है। तो हम बात करें प्लांट सेल या सॉरी एनिमल सेल की, किसको बनाइए? एनिमल सेल को बनाया ना। तो एनिमल सेल में हम देखिए तो सबसे पहले का जो लेयर होता है वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा झिल्ली कहलाता है। दूसरा जो आपका है, इसमें क्या आपका क्या भरा रहता है? ये जो लिक्विड तरल पदार्थ भरा दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? आपके कोशिका द्रव्य, यानी क्या है? आपके साइटोप्लाज्म। यहाँ देखिए मैंने लिखा है क्या है? साइटोप्लाज्म। कोई पूछे आपसे कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे कोशिका में पाए जाने वाले द्रव्य को क्या कहते हैं? हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्लियर। उसके बाद मैंने नेक्स्ट लिखा है आपका क्या, ये क्या है? केंद्रक है। केंद्रक न्यूक्लियस में क्या होता है? केंद्रक। ये क्या है? आपका केंद्रक है। तो केंद्रक में भी कुछ क्या भरे हैं? द्रव्य भरे, जिसे क्या कहते हैं? हम केंद्रक द्रव्य। यानी केंद्रक में पाए जाने वाले द्रव्य को हम क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को जब मिला दिया जाता है ना, तब क्या बन जाता है? एक जीव द्रव्य बन जाता है, वो जो जीवों के अंदर पाया जाता है। ओके, फिर देखिए हम कोशिका के अंदर बहुत सारे ऑर्गन, बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हम कोशिकांग कहते हैं। यानी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग को हम क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। इतना क्लियर है। फिर उसके बाद देखिए कोशिका में कौन कौन से अंग पाए, जैसे क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कोशिका का बिजली घर कहते हैं। उसके बाद क्या है आपका यहाँ पर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ई आ रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
इसका कार्य क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है। ये देखिए 2 प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पहला होता है आर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहते हैं, जिसपे ये राइबोसोम प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इधर दिखाई दे इस पे राइबोसोम नहीं उपस्थित, इसे क्या कहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। जैसे हिंदी में अगर बात की जाए तो कड़िका में या फिर चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका। ओके, फिर देखिए यहाँ पे क्या वैक्यूल दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे क्या देखो, वैक्यूल का मतलब क्या होता है, रिक्तिका होता है। ठीक है, तो वैक्यूल यानी रिक्तिका क्या होती है, जो है कि इसमें क्या नाम से कुछ खोखले पदार्थ होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, हम वैक्यूल्स कहते हैं ना। देखिए उसके बाद जो है माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का बिजली घर कहते हैं, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है वो टूटता है, उसके बाद हमें जो एटीपी मिलती है, एटीपी की फॉर्म में जो एनर्जी मिलती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है, क्रोमोसोम्स, यानी क्रोमोसोम क्या होता है, गुणसूत्र, यानी गुणसूत्र जो होता है वो हमारे एक कोशिका में कितना होता है, 46 क्रोमोसोम होता है, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियों में। ठीक है, लेकिन उसमें से जो 44 क्रोमोसोम होता है वो समान होता है, बाकी जो 23वां पेयर्स होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। यानी लड़कों में क्या होता है, हमेशा एक्स वाई होता है, और लड़कियों में क्या होता है, एक्स और एक्स होता है। ठीक है, लड़कों में एक्स वाई होता है, लड़कियों में क्या होता है, एक्स एक्स होता है। यानी जो क्रोमोसोम जो डिपेंड करता है कि आने वाले जो जनरेशन में जो बच्चा रहेगा वो मेल होगा कि फीमेल होता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपका डिपेंड करता है लड़कों के ऊपर। ठीक है, इसमें लड़कियों को कोई भी ब्लेम नहीं रहता, या फिर कोई भी आप ब्लेम नहीं कर सकते हो। तो इतना मैंने चीज़ क्लियर किया, उस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया, क्रोमोसोम के बारे में, न्यूक्लियस क्या होता है, वैक्यूल, न्यूक्लियोलस, केंद्रिका, न्यूक्लियोलस में क्या होता है, केंद्रिका होता है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो ये सारी चीज़ों को मैंने बहुत ही बेसिक से क्लियर किया, और मुझे जहाँ तक आशा है कि आपको ये चीज़ें जो ये टॉपिक जो सारी वो क्लियर हुई होंगी ना। तो एक बार फिर से हम समझ लेते हैं, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, कोशिका द्रव्य, यानी कोशिका में पाए जाने वाले द्रव्य को क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, यानी केंद्रक द्रव्य, केंद्र में पाए जाने वाले द्रव्य को केंद्रक द्रव्य कहते हैं, और दोनों को मिलाकर क्या बनता है, जीव द्रव्य बन जाता है। क्लियर इतना, ठीक है। उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद देखिए मैंने क्या बताया, ये सारी चीज़ें, फिर मैंने ये बताया आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, कितने प्रकार की, तो ये 2 प्रकार की। फिर मैंने आपको वैक्यूल एंड रितिका के बारे में बताया कि वैक्यूल की रितिका किसे कहते हैं, जो कोशिका द्रव्य में जो खाली स्थान होता है ना उसी को क्या कहते हैं, हम रिक्तिका कहते हैं। फिर हमने न्यूक्लियोलस के बारे में बताया, फिर क्रोमोसोम्स के बारे में बताया, क्रोमोसोम्स क्या होता है, कितना होता है, लड़कों में कौन सा क्रोमोसोम होता है, एक्स वाई, लेकिन पूरा नहीं है, पूरा समान होता है। जो लास्ट वाला क्रोमोसोम 23वां होता है वो क्या होता है, एक्स वाई होता है, बाकी 44 क्या होता है, समान होते हैं। 44 क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होता है, बाकी 23वां वाला आपका क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। क्लियर इतना। उसके बाद मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कोशिका का क्या कहते हैं, हम बिजली घर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे एनर्जी हमको मिलती है, ग्लूकोज जो टूटता है उससे हमको क्या मिलती है, 38 एटीपी एनर्जी में से जो 36 एटीपी एनर्जी रहती है इसी से प्राप्त हो जाती है ना। तो बाकी सारी चीज़ें मैंने बहुत ही बेसिक से क्लियर की, आई होप आप लोग को क्लियर होगा ना। तो सम अच्छे से पढ़िएगा, और कोई भी डाउट, एनी डाउट आप कभी भी किसी टाइम मुझसे पूछिएगा, मैं बता दूंगी आपको। ओके, आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट से तो मुझे पता चलेगा ना कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर होगी। देखिए मैं चाहती हूँ कि एकदम बेसिक से पढ़ें, आप नॉर्मल चीज़ें एकदम क्लियर करें अच्छे से। ओके, तो ठीक है, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल।